नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्लास 10th के साइंस के क्वेश्चंस होंगे और ये पार्ट ए सेक्शन ए जो है वो आपका है और इसमें पार्ट 2 हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने एक पार्ट और लाइव क्लास के थ्रू ले लिया था। तो आज हम लोग पार्ट 2 में आए हैं। सेक्शन ए का ही है, मतलब सेक्शन ए मतलब 1 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। अब देखिए, जो ग्रुप 1 एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जितने भी ग्रुप 1 एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। अब जैसे मान लीजिए आर है, आर वो एलिमेंट है और इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। अब इसका ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा, ओ, और इस पर वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, अब क्रिस क्रॉस मेथड आपने पढ़ा होगा तो क्या बन जाएगा, R2O बन जाएगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, R2O हो जाएगा। तो ऑक्साइड जो है दैट इज़ R2O। और हाइड्राइड अगर आपको जानना है तो हाइड्राइड के लिए भी सेम काम करना होगा। हाइड्राइड में आर की जो वैलेंसी होगी वो तो 1 रहेगी। आर क्या है, आर वो एलिमेंट है ग्रुप 1 एलिमेंट का, मतलब ग्रुप 1 का एलिमेंट है आर। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ जो हाइड्राइड होगा, हाइड्राइड H ले लीजिए, हाइड्राइड की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। क्रिस क्रॉस मेथड करिए, क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया R2O और दूसरे पार्ट का आंसर हो गया RH। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ हीटेड। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 है, इसको हीट किया जाएगा। हीट जब करते हैं तो आप लोग यहाँ ऊपर लिख देंगे हीट, क्या बनता है, Na2CO3 बनता है। ठीक है, Na2CO3 पहला प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट और क्या बनेगा, CO2 बनेगा। और तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2O बनेगा। बैलेंस करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ आपको करनी होती है कि आप यहाँ पे एक 2 लगा देंगे और आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, वो भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ इज क्लोराइड ऑफ लाइम डिफर्स केमिकली फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए, कैल्शियम क्लोराइड में और क्लोराइड ऑफ लाइम में आपको डिफरेंस बताना है। तो याद रखिएगा, जो क्लोराइड ऑफ लाइम होता है ये क्या होता है, तो ये होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ ये जो पाउडर है POWDER, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2। तो देखिए, दोनों डिफरेंट है ना, दोनों डिफरेंट केमिकल्स हैं। तो आपको फॉर्मूले के थ्रू बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज केमिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में कहा गया द एटॉमिक रेडियाई ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर शोन बिलो। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को दिए गए हैं कुछ। सोडियम का जो एटॉमिक रेडियाई है वो 86 है। इसके बाद पोटेशियम का 231 है। इसके बाद अगर देखेंगे रुबीडियम का 244 है। इसी तरीके से सीजियम है 282, और ये सब पिकोमीटर में है। आपको बताना है कि ये जो आपको चेंजेस दिखाई पड़ रहा है, जो ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, ये क्यों दिखाई पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर बहुत ध्यान से देखा जाए, सारे के सारे ग्रुप 1 एलिमेंट के हैं, मतलब ये सब एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में आएंगे, ग्रुप 1 एलिमेंट में आएंगे, ग्रुप 1 में आएंगे। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि ये फर्स्ट पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे ऐसे करके है। मतलब सेकंड का है ये, थर्ड का थर्ड पीरियड में आएगा, फोर्थ पीरियड में आएगा, और ये फिफ्थ पीरियड, मतलब ये डाउन द ग्रुप हम लोग चल रहे हैं। आपको पता होगा, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो होता क्या है, शेल्स इंक्रीज होती आती हैं, शेल्स ऐड होती आती है। मतलब अगर आप फर्स्ट पीरियड में हैं तो नंबर ऑफ शेल्स होंगी 1, सेकेंड पीरियड में है, सेकेंड पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स होंगी 2, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे क्या होगा, शेल्स ऐड होती जाती हैं, शेल्स ऐड हो जाएंगी, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिकॉज when we move downwards along the group the atomic size increases। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, ऑफ फूड चेन इफ द एनर्जी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर लेवल इज 10,000 जूल। अब देखिए, जो प्रोड्यूसर लेवल पे जो एनर्जी दी गई है वो कितनी है, 10,000 जूल है। आपको पता होगा एक लेवल होता है बाकायदा, इसकी एक ट्रायंगल बनती है, पिरामिड होता है। प्राइमरी सबसे पहले आप प्रोड्यूसर देखेंगे, इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है और टर्शियरी कंज्यूमर होता है। प्राइमरी कंज्यूमर में जो एनर्जी दी गई है वो कितनी है, 10,000 है। ठीक है, 10,000 है। अब यहाँ पे कितनी एनर्जी पहुँचेगी, तो इसका 10% पहुँचेगी, तो कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 10,000। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कितनी एनर्जी पहुँची, ये पहुँची आपके पास
100 जूल, ठीक है, 100 जूल नहीं 1000 जूल एनर्जी पहुंची, ठीक है। तो पहले में जो एनर्जी पहुंची मतलब प्राइमरी कंज्यूमर में जो एनर्जी पहुंची वो कितनी रही, 1000 जूल रही। इसके बाद ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर अब देखिए 1000 यहाँ पे जाके 10% पहुंचेगी, तो 1000 का 10% क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 10/100, ये दो ज़ीरो कट गए तो 100 जूल बची, ठीक है, 100 जूल बची। इसका मतलब क्या रहा कि एनर्जी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर, देखिए क्या पूछा गया था, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब देखिए ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर पे एनर्जी क्या रही, 100 जूल रही। अगर मान लीजिए आपसे पूछा था टर्शरी कंज्यूमर के पास एनर्जी कितनी रहेगी, तो 100 का 10%, तो 100 इंटू 10/100 कितना हो जाएगा, 10 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टर्शरी कंज्यूमर पे भी एनर्जी निकाल सकते हैं कि कितनी पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम 2 आइटम्स विच कैन बी ईजिली रिसाइकल्ड बट आर जनरली थ्रोन इन द डस्टबिन बाय अस। देखिए बहुत सारे आइटम्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आप डस्टबिन में थ्रो कर देते होंगे, लेकिन उनको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे पेपर है, ठीक है, बहुत सारी पॉलीथिन्स होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं, और हालांकि उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग व्हीकल में यूज़ करते हैं रियर व्यू मिरर की तरह। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्वेक्स मिरर में पहले तो आपको याद रखना है कि जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, तो वो होती है वर्चुअल और साथ ही साथ होती है इरेक्ट, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। दूसरी बात कैसी बनती है, स्मॉल साइज़ की बनेगी। स्मॉल साइज़ बनेगी तो अगर कोई भी आपके पीछे कोई बहुत बड़ा व्हीकल आ रहा है तो वो आपको बहुत छोटा दिखाई पड़ेगा, और छोटे से मिरर में आपको बहुत बड़ी एरिया कवर हो जाएगी, मतलब जो एरिया होता है जो हम लोग को दिखाई पड़ता है उस मिरर में वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास 7th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, between which two points related to concave mirror should an object be placed to obtain an image on the screen twice the size of object। अब देखिए twice the size of object है, ऐसा कब किया जा सकता है, कॉन्केव मिरर के केस में बोला गया है। तो देखिए कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में आपको पता होगा इमेज बड़ी कब बनती है, तो दो कंडीशन ऐसी होती है जिसमें इमेज बड़ी बनती है, ठीक है। मैं दोनों कंडीशन आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास पोल है, ये फोकस है, और ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, इफ़ दिस इज ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगी और बड़ी बनती है, ठीक है। तो ये कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, और साथ ही साथ मैग्नीफाइड है, ठीक। तो ये एक केस होगा, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, क्योंकि अगर आपको रे डायग्राम पता होगा तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होता है तो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज बनती है, ठीक है। तो इस साइड बनेगी, इनलार्ज होगी और साथ ही साथ वर्चुअल होगी। तो ये दोनों केसेस हैं, पहला केस क्या हो जाएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा केस क्या हो जाएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। दोनों केस में जो इमेज होगी वो, अब देखिए लेकिन यहाँ पे बोला है स्क्रीन पे बनना, अब स्क्रीन पे कौन सी इमेज बनेगी, तो स्क्रीन पे बनेगी रियल इमेज, ठीक है। और ये वाली जो इमेज है वो रियल नहीं है, तो ये वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ बोला गया है इमेज कहाँ बन रही है, स्क्रीन पे बन रही है, और स्क्रीन पे कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, ठीक है। तो रियल इमेज कौन सी है, ये वाली इमेज जो है वो रियल है, रियल और इन्वर्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट विल हैपन टू द प्लांट इफ़ इट्स जाइलम इज़ रिमूव्ड। अब देखिए जाइलम ही अगर रिमूव हो गया तो प्लांट का क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देखिए अगर जाइलम रिमूव हो गया तो होगा क्या, जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम ये होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है क्या, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, रूट से शूट तक ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखिए जब जाइलम ही ख़राब हो गया, जाइलम जब रिमूव हो गया तो होगा क्या, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगा न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था और जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था प्लांट में, वो अब नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से प्लांट अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, वाई इट इज़ एडवाइजेबल टू ब्रीथ थ्रू नोज़। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो सांस लेनी है वो किससे लेनी होती है, नोज़ से, नाक से लेनी होती है, कारण क्या है। तो आपको पता होगा नोज़ में अगर देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट म्यूकस प्रेजेंट होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये म्यूकस और हेयर्स करते क्या हैं, तो देखिए ये फिल्टर करते हैं जो इनकमिंग एयर आ रही है, जो हमारी एयर बाहर से
जो बाहर से एयर आ रही होती है, जो इनकमिंग एयर है जो हमारे लंग्स में जाएगी, उसको फ़िल्टर करने का काम कौन करता है? ये हेयर्स करते हैं, म्यूकस करता है। और साथ ही साथ एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर प्रोवाइड करता है एयर को, ठीक है। एयर को जो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, मतलब एक पर्टिकुलर एक नॉर्मल टेम्परेचर में क्रिएट करने का काम कौन करता है? म्यूकस और हेयर्स करते हैं, ये आप लोग समझ सकते हैं। और वही उसी टेम्परेचर पे फिर जो एयर होगी वो लंग्स तक जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, एन एलिमेंट एक्स ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। देखिए एक एलिमेंट है एक्स, एक्स की रिएक्शन किससे हुई? ऑक्सीजन से हुई। फॉर्म्स एन ऑक्साइड H2O, क्या फॉर्म हो रहा है? H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। द ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर एंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब ये जो ऑक्साइड है इसको क्या कर दिया? वाटर में डिजॉल्व कर दिया, मतलब इसमें पानी मिला दिया। तो हुआ क्या? जो भी फॉर्मेशन हुआ, जो भी हमारे पास सब्सटेंस फॉर्म होगा, वो क्या कर देगा? वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। अब ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कौन करता है? तो ये करता है एसिड। कौन करता है? एसिड करता है। इसका मतलब ये जो ऑक्साइड है ये कैसा है? ये एसिडिक ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड है। अब आपको समझना है कि ये एक्स जो दिया गया था ये मेटल है कि नॉन मेटल है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, जितने मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, जितने मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। और जितने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये आर दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास ये जो ऑक्साइड था ये एसिडिक था, और एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। इसका मतलब एक्स हमारा क्या हो जाएगा? एक्स हमारा हो जाएगा नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ब्लू लाइट ट्रैवलिंग इन वैक्यूम। अब देखिए ब्लू लाइट विजिबल लाइट है, वैक्यूम में अगर इसकी स्पीड देखें तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। इसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोले, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, अ वुमेन गेव बर्थ टू अ गर्ल। अब देखिए एक वुमेन है जिसने एक गर्ल को जन्म दिया, ठीक है। एक गर्ल को जन्म दिया, ठीक। अभी मान लीजिए गर्ल है। नेम द क्रोमोजोम फ्रॉम द स्पर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफस्प्रिंग। अब स्पर्म किस में होता है? मेल में होता है। अब देखिए मेल के पास जो स्पर्म में आपको जो क्रोमोजोम मिलेंगे, सेक्स क्रोमोजोम क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। अब यहाँ पे आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है कि जो एक्स क्रोमोजोम होगा, अब देखिए जो वुमेन है उसके पास कौन कौन से क्रोमोजोम थे? एक्स एक्स थे। अब ये एक्स, ये जो वुमेन का एक्स है, अगर मेल के एक्स के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? तो देखिए सिंपल सी बात है, वुमेन बन जाएगी मतलब गर्ल बनेगी, ठीक है। तो अगर गर्ल बन रही है इसका मतलब एक्स और एक्स क्रोमोजोम मीट कर रहे हैं। एक्स वुमेन का भी मिला और एक्स किसका मिला? मेन का भी मिला, ठीक है। ये मान लीजिए मेन है और ये मान लीजिए वुमेन है, ठीक। अगर लेकिन मान लीजिए हुआ क्या कि इसका वुमेन का तो एक्स मिला, लेकिन जो मैन था, जो फीमेल जो मेल है उसका वाई मिल गया, तो एक्स वाई बना। अब एक्स वाई से क्या बनेगा? एक्स वाई से बन जाएगा मेल, ठीक है। तो एक्स वाई क्रोमोजोम से क्या बन जाएगा? मेल बन जाएगा, या ये कह सकते हैं बॉय बनेगा, बॉय चाइल्ड होगा। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो गर्थ गर्ल को बर्थ दिया है, इसका मतलब स्पर्म का कौन सा पोर्शन पहुंचा होगा? स्पर्म का एक्स क्रोमोजोम मीट करेगा किससे? वुमेन के एक्स एक्स क्रोमोजोम से या एक्स क्रोमोजोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। नेम द गैसेस दैट विच हैव रिप्लेस CFCs। तो देखिए पी CFCs को रिप्लेस किसने कर दिया है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CFCs क्या होती हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं। और आपको पता होगा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन लेयर को बिल्कुल पतला कर देती हैं, जिसको ओजोन होल भी कहते हैं, ठीक है। जिसलिए ये बहुत खतरनाक थी, बाद में इनको रिप्लेस कर दिया गया, एक नई गैस से रिप्लेस किया गया। उस गैस का नाम आपको बताना है, तो उस गैस का नाम हम बता देते हैं क्या है। तो उस गैस का नाम है HFCs। देखिए इसको कहते हैं HFC। HFC का मतलब होता है हाइड्रो, लिख देते हैं हम, हाइड्रो फ्लोरो, ठीक है, कार्बन्स, ठीक है, हाइड्रो फ्लोरो कार्बन्स। और एक और होती हैं जिसको कहते हैं PFC। PFC का मतलब होता है पर फ्लोरो कार्बन्स, ठीक है, पर फ्लोरो कार्बन्स। तो ये दो ऐसी गैसेज हैं जिन्होंने CFCs को क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड मतलब होता है CaO। इसको क्या कहते हैं? इसको क्विकलाइम भी कहते हैं। इसमें क्या किया? वाटर को ऐड कर दिया, मतलब वाटर से रिएक्शन कराई गई। कंप्लीटली डिजॉल्व्स इन वाटर विदाउट फॉर्मिंग बबल्स।
कोई भी बबल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपको बताना है क्या होगा, तो उस प्रोडक्ट का नाम होता है CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 15th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि प्रोडक्ट आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक बात और याद रखिएगा, जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। अ प्लांट गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। अब देखिए ट्रांसपीरेशन के थ्रू एक्सेस वाटर जो था वो उसने रिमूव कर दिया। व्हाट इज़ द मेथड यूज बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो सॉलिड वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं वो पेड़ों से किस तरीके से निकलते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए आपको पता होगा जो येलो लीव्स होती हैं, जो लीव्स डेड हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं, वो धीरे धीरे करके क्या हो जाती हैं, शेड हो जाती हैं, झड़ जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये तरीका हो जाएगा शेडिंग ऑफ येलो लीव्स। इसके थ्रू जो प्लांट होता है वो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देता है बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। इन पीज, अब देखिए मटर की बात हो रही है, पीज में क्या है, अ प्योर टॉल प्लांट TT इज क्रॉस्ड विद अ शॉर्ट प्लांट स्मॉल TT। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू द शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन। देखिए F2 जनरेशन में आपको रेशियो बताना है, तो रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है 3:1 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। स्टेट द रूल टू डिटरमाइन फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए फोर्स का डायरेक्शन किससे मिलता है। अब देखिए कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मान लीजिए कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसको हमने कहाँ रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। नॉर्थ है साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर से फ्लो होगी, नॉर्थ से साउथ फ्लो होगी। ठीक है, ऐसे फ्लो होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब आपको बताना है जो फोर्स लगेगा। अब आपको पता है इस वायर पे, जो वायर हमने बनाया है इस पे फोर्स लगेगा। इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन पता चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब जो हमने डायरेक्शन बताया है, मतलब जो हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया है और जो करंट का डायरेक्शन दिया है, उसके हिसाब से आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स। तो देखिए कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं। और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये बात याद रखिए, दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी वजह से होता क्या है कि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, बहुत ही वीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कैटिनेशन। तो देखिए कैटिनेशन बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये कार्बन की एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। ठीक है, उसी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन में क्या होता है, कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, जिसको सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, अपने आप में ही ये लिंक कर जाता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सेल्फ लिंकिंग वाली जो प्रॉपर्टी होती है इसको क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। और ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता इसलिए है क्योंकि कार्बन क्या करता है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। कार्बन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और साथ ही साथ सबसे तेज़ ये कह सकते हैं शेयरिंग बहुत तेज़ हो जाती है कार्बन में। क्यों, क्योंकि कार्बन का जो साइज़ होता है बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चंस थे ये आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे। हमारा जो पहली वीडियो थी, पहला जो सीरीज़ था इस लेक्चर का, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। हम लोग ऐसे ऐसे करके और आगे लेक्चर्स को अपने कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।